नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नोटबंदी के बाद से कैशलेस या लेस कैश अर्थव्यवस्था के विचार का श्रेय लेने वालों की कमी नहीं है। कई नाम सामने आए, उनका इंटरव्यू भी खूब छपा। कई सांसदों ने खुद को मोबाइल वॉलेट का प्रचारक भी बना लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट जिसे कहते हैं, का आइडिया किसका है? उड़ीसा के बोलांगीर जिले का एक कस्बा है टिटलागढ़। यहीं के सैम पित्रोदा ने 1994 में अमेरिका में डिजिटल वॉलेट के लिए पेटेंट आवेदन किया था। 1996 में पित्रोदा के डिजिटल वॉलेट को पेटेंट मिला। 20-22 साल पहले की भारतीय राजनीति जब बैलगाड़ी पर बैठकर कंप्यूटर का विरोध कर रही थी, आज भी वैसा ही कुछ घमासान है, मगर डिजिटल वॉलेट का असली नायक गायब है। अनेक प्रकार की मोबाइल वॉलेट कंपनियों का विज्ञापन रोज अखबारों में छप रहा है। देशभक्ति से ओतप्रोत हैं इनके विज्ञापन, लेकिन क्या यह अजीब नहीं है कि जिन विज्ञापनों का नारा देशभक्ति से रंगा हुआ है, उन्हीं नारों में इसकी कल्पना करने वाला एक भारतीय का ही नाम गायब है? क्या उन कंपनियों को नहीं पता कि डिजिटल वॉलेट की कल्पना सैम पित्रोदा ने की? राजनीति और बाजार बहुत चतुराई से देशभक्ति और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एक मिनट ठहर कर सोचने में कोई हर्ज नहीं है। हमें भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन पूर्व बैंकर विभास श्रीवास्तव जी के हिंदी में छपे लेख से इसकी सूचना मिली। गूगल किया तो 2010 में सैम पित्रोदा और मेहुल देसाई ने एक किताब भी लिखी। किताब का नाम है द मार्च ऑफ मोबाइल मनी। इस किताब में मोबाइल बैंकिंग की यात्रा और भविष्य के बारे में वर्णन है। मेहुल देसाई की एक और किताब है द क्वेस्ट फॉर कैशलेस सोसाइटी, भी 2015 में छपी थी। हमने सैम पित्रोदा से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। पित्रोदा ने 2010 में कहा था कि 30 साल में पेपर मनी यानी नोट गायब हो जाएंगे। अगर यह बात अक्षर सही है तो नोटबंदी के इन 50 दिनों में से कोई एक दिन सैम पित्रोदा दिवस के रूप में मनाया जा सकता है, या फिर गहनों पर लगने वाले हॉल मार्क की तरह ई वॉलेट के लिए सैम मार्क शुरू हो सकता है। सैम मार्क का आइडिया हमारे सहयोगी अमितेश का है। किसी का आइडिया नहीं चुराना चाहिए, जिससे सुनिए उसका नाम बोल दीजिए। रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार हर बैंक के ब्रांच में जब आप जाएंगे, लिखा होना चाहिए कि उसका आंतरिक लोकपाल कौन है, उस बैंक का, उससे संपर्क आप कैसे करेंगे। यह लोकपाल दूसरे बैंकों से रिटायर्ड हुआ व्यक्ति बनता है। बैंकों का अपना लोकपाल तो होता ही है भीतर वाला, बाहर भी ये सभी बैंकों का एक संयुक्त स्वतंत्र लोकपाल होता है। बैंकों के भी ई वॉलेट होते हैं और कंपनियों के भी होते हैं। बैंकों के जो वॉलेट होते हैं वो लोकपाल के दायरे में आते हैं और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन से चलते हैं, लेकिन कंपनियों के ई वॉलेट जो हैं वो लोकपाल के दायरे में नहीं आते, वो भी चलते हैं रिजर्व बैंक की ही गाइडलाइन से। अगर ये सही है तो ऐसा क्यों है? नोटबंदी के ने दर्शक और पत्रकार दोनों को बैंकिंग प्रणाली को समझने का अवसर उपलब्ध कराया है। मेरे पढ़ने और समझने में चूक हो सकती है, इसके लिए पहले ही माफी। फिर जो समझ सका हूं वो साझा करने का जोखिम उठा रहा हूं। रिजर्व बैंक के अनुसार ई वॉलेट से आपने किसी को भुगतान किया, पेमेंट किया, जिसे पेमेंट किया है उसके खाते में 3 दिन के अंदर पैसा चला जाना चाहिए। मान लीजिए कि पैसा नहीं गया और आपके खाते से निकल भी गया, तो इसकी शिकायत के लिए स्वतंत्र व्यवस्था क्या है, क्या आप जानते हैं? मान लीजिए आपने खाते से पैसा निकल गया, आपके खाते से, और रास्ते में कहीं अटक गया, ना उसे मिला ना आपको मिला, तब आपके अधिकार क्या है? जाहिर है इसकी शिकायत आपको वॉलेट कंपनी से ही करनी होगी। अगर 3 दिन के अंदर कंपनी ने पैसा नहीं दिया, 4 दिन बाद दिया, या हफ्ता भर बाद पता चला कि आपने जो पेमेंट बिजली कंपनी को किया था वो उसे मिला ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉलेट कंपनियों को अनुमति देता है कि वे अपनी न्यूनतम जमा राशि पर ब्याज कमा सकती है और वो राशि बढ़ा भी सकती हैं। तो आपका पैसा हो सकता है कि वो रोक लें और ब्याज कमा लें, ये भी हो सकता है। तो उन्होंने तो कमाई कर ली, लेकिन अगर समय पर बिजली कंपनी को बिल नहीं गया तो जुर्माना आप पर लग सकता है। क्या हम तमाम कानूनों और अपने अधिकारों की बारीकियों को समझते हैं? सोमवार के प्राइम टाइम में वकील प्रशांत माली ने कहा कि दिल्ली के साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल में 2012 से कोई जज नहीं है। यह सुनकर हम भी चौंक गए। हमारे सहयोगी शरद शर्मा मंगलवार की सुबह दिल्ली स्थित साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल के दफ्तर पहुंच गए। भारत में साइबर अपराध के लिए यह इकलौती कोर्ट है, जैसे पर्यावरण के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, लेकिन एनजीटी या दूसरे ट्राइब्यूनल में एक चेयरमैन और 2 मेंबर, 3 मेंबर होते हैं। एनजीटी में अगर चेयरमैन नहीं है तो मेंबर न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। आईटी एक्ट 2000 में ऐसा कोई प्रावधान न होने के कारण बीते 5.5 साल से साइबर ट्राइब्यूनल में तारीख ही मिलती है, फैसला नहीं आता, क्योंकि इसके मेंबर जज का काम नहीं कर सकते। वैसे ये जज नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं, मगर इसकी कुर्सी पर कोई रिटायर्ड न्यायाधीश ही बैठ सकता है। जस्टिस राजेश टंडन इस ट्राइब्यूनल के आखिरी जज थे। 30 जून 2011 को वहां से रिटायर हुए और अब जज ही नहीं है। शरद शर्मा ने ट्राइब्यूनल की वेबसाइट भी देखी, जिससे पता चलता है कि 2011 से यहां पर कोई जजमेंट नहीं आया है। इसका दफ्तर कनॉट प्लेस के जीवन भारती बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में है।
हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सके, ना रसीद ला सके, लेकिन पता चला, सुनने को मिला कि इस दफ्तर का मासिक किराया, महीने का किराया 30 से 35 लाख रुपया है। इतना खर्चा किराए पर और फैसले के लिए 5.5 साल से जज ने। यह किसकी जवाबदेही है? वैसे यह ट्राइब्यूनल रविशंकर प्रसाद केंद्रीय आईटी मंत्री के मंत्रालय के तहत आता है। मंत्रालय ने यहां पर्याप्त स्टाफ भी नहीं दिए हैं और इसकी वेबसाइट पर लिखा है कि चेयरमैन की नियुक्ति सरकार के पास विचाराधीन है। साइबर क्राइम की हिंदुस्तान की इकलौती अदालत का यह हाल है। साइबर वकील पवन दुग्गल जी ने कहा कि जज का ना होना एक तरह से मानवाधिकार का हनन है। इस ट्राइब्यूनल में अपने मुवक्किल के लिए केस लड़ रहे हैं जिनके साथ 7 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। सजल धमीजा वकील ने शरद शर्मा ने उनके दफ्तर में जाकर बात की। दोनों की बात सुनाते हैं। सर, चेयरपर्सन ही नहीं है। चेयरपर्सन होगा तो बेंच बैठेगी, चेयरपर्सन अपॉइंट ही नहीं होता। कोई बेंच में चेयरपर्सन है ही नहीं। अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको भी लिस्ट जो है मैं आपको खोल के दिखाई है। हाँ। उस लिस्ट के अंदर चेयरपर्सन के नाम ब्लैंक पड़े हुए हैं। अभी तक किसी की अपॉइंटमेंट ही नहीं है जो आके जो वहां पर उसको संभाले। सिर्फ मेंबर जुडिशियल बैठता है। मेंबर जुडिशियल जो बैठेगा वही पूरे कोर्ट को कोरम पूरा नहीं ले सकता। तो कोई जजमेंट पास करने की पूरी कंप्लीट पावर उसके हाथ में नहीं होती। जब तक चेयरपर्सन बैठ के कंप्लीट जजमेंट नहीं देगा, कोई जजमेंट होगी नहीं। जब तक जजमेंट नहीं होगी, क्लाइंट्स जो है वो सफर करते रहेंगे। और अगर कोई भी ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन 5 साल से नियुक्त नहीं होते तो ट्राइब्यूनल जो है काफी हद तक नॉन फंक्शनिंग हो जाती है। और अगर आप नॉन फंक्शनिंग ट्राइब्यूनल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों का भी हनन होता है। अगर आपने मुकदमा फाइल किया और अगले 5 साल आपकी सुनवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि ट्राइब्यूनल के जो जज साहब हैं उनको अपॉइंट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। ये हाल है हमारे न्यायिक प्रक्रिया का साइबर क्राइम से जुड़ा। फर्ज कीजिए कि आप तमिलनाडु के किसी कस्बे में रहते हैं और आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। कानूनी समझ में हमसे चूक हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल केस की एफआईआर आप पुलिस के यहां कर देंगे। मगर पैसा चाहिए तो निम्नलिखित चरणों से गुजरते हुए आपको उपरोक्त साइबर ट्राइब्यूनल ही आना पड़ेगा। आपको सबसे पहले राज्य के एजुकेटिंग अफसर, इनको कहा जाता है, अपील करेंगे वहां पर। हर राज्य के सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय का जो सचिव होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो एजुकेटिंग अफसर होता है। अगर आप सीधे हाईकोर्ट भी गए और वहां से मामला ट्राइब्यूनल में ही भेजा जाएगा। तो सोमवार के प्राइम टाइम में प्रशांत माली ने बताया कि कई राज्यों में प्रधान सचिवों को एजुकेटिंग अफसर का दायित्व ही नहीं दिया गया है। हम अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं कर सके। अगर यह सही है तो साइबर अपराध को लेकर इंसाफ की व्यवस्था काफी अंधकार में है। जागरूकता की घोर कमी है। शायद इसीलिए यहां करीब 100 मामले हैं ट्राइब्यूनल में, जबकि फरवरी 2016 में केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2015 के बीच बैंक फ्रॉड के 12,000 मामले दर्ज हुए हैं देश भर में। राष्ट्रीय अपराध शाखा के अनुसार 2013 में साइबर क्राइम के 4,356 मामले हुए और 2014 में काफी बढ़ गए और 7,021 मामले दर्ज हुए। सोमवार को एक रिपोर्ट आई कि कैशलेस अभियान के कारण फ्रॉड के मामले 60 से 65% बढ़ सकते हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT.in _ CERT के अनुसार 2015 में तमाम तरह के साइबर अपराधों की संख्या करीब 50,000 हो गई। गैर नकदी लेन देन के मामले में एशिया के मुल्क तेजी से प्रगति कर रहे हैं। दुनिया के जाने माने बैंक BNP पारिबास और मैनेजमेंट कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन केप जेमिनी, ये जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है, इसने वर्ल्ड पेमेंट्स रिपोर्ट 2016 जारी की। इसके अनुसार 2014 में दुनिया में कैशलेस लेन देन का चलन 8.9% की दर से बढ़ा। चीन ने 40% की दर से तरक्की की और भारत ने 13.5% की दर से तरक्की की। माने दुनिया के औसत से ज्यादा हम 2014 में भी तरक्की कर रहे थे। कैशलेस लेन देन के मामले में चीन चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर यूरोजोन, तीसरे में ब्राजील और इस मामले में चोटी के 10 देशों में अपना भारत अभी नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार 13 साल से चेक से भुगतान घटा है। कैश पेमेंट का चलन भी कम होता जा रहा है और इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जिस तेजी से कैशलेस चलन बढ़ा है उस तेजी से नियमों में बदलाव नहीं हो रहा है। बैंकों का रिस्क मैनेजमेंट बेहतर करना होगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि नियमों का जाल इतना जटिल ना हो जाए कि मामला सुस्त हो जाए और उपभोक्ता की परेशानी बढ़ जाए। क्या हम एक उपभोक्ता के तौर पर अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं? मान लीजिए किसी ने हैक कर आपके खाते से 10 लाख उड़ा लिए। उड़ा है, दुनिया में उड़ सकता है। जीवन भर की पूंजी साफ हो गई तो आप कहां शिकायत करेंगे? आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं? तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रशांत माली फिर से हैं, वकील, और ओंकारनाथ साहब हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये भी बैंक की सुरक्षा से जुड़े रहे हैं। तो प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि
एक तो आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो साइबर ट्राइब्यूनल की बात बताई, और ये हाल है कि जज नहीं है अगर 2011 से, तो क्या हम समझ सकते हैं। तो खैर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं एक उपभोक्ता हूं और मेरे साथ मेरे किसी कार्ड से धोखाधड़ी होती है, तो बैंकों की जो नियमावली है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं उसे पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सारा दोष ये मान के दिया जाता है कि आप ही गलती करेंगे उपभोक्ता, बैंक गलती नहीं करेगा। तो क्या मेरा ऑब्जर्वेशन सही है, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है ताकि हमारे दर्शक सशक्त हो सकें इस तरह की जानकारी से? देखिए, बैंक जब एक टेक्नोलॉजी लेके आती है तो वो सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं लाती, वो अपनी सहूलियत के लिए भी लाती है। तो ग्राहक तो अपना काम कर रहे थे, आप उस पर एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, उन्हें उसकी कोई पुख्ता ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, और फिर उनसे गलती से फ्रॉड हो जाता है या उन पे फ्रॉड हो जाता है, तो वो जब भी बैंक के पास जाते हैं तो उनको दर बदर भटकना पड़ता है। बैंक उनको कभी पैसा नहीं देती, बैंक बोलती है कोर्ट जाओ, कोर्ट से जब भी हम उनके खिलाफ जब भी हम केस जीत के जाते हैं तभी बैंक बोलती है कि हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तो ये सालों साल ये वकीलों पे पैसा खर्च करेंगे, कोर्टों पे पैसा खर्च करेंगे, लेकिन एक जो आम जनता है जिसको लाख 2 लाख गया है, जिसका या 10-15 हजार रुपया गया है, उनको तुरंत पैसा नहीं देगी। बल्कि ये बैंकिंग बोर्ड जो है उन्होंने कहा है कि 10,000 तक ही लायबिलिटी जो क्लाइंट है उसकी होती है, और उसके अलावा इनके पास इंश्योरेंस भी होता है जो ये क्लेम करके बैंक को जो ग्राहक है उनको और थोड़ा स्पष्ट कर सकेंगे प्रशांत जी? 10,000 क्या, मान लीजिए कि 10 लाख किसी के अकाउंट से उड़ गया, किसी ने हैक कर लिया, धोखे से फोन कर दिया और पूछ लिया, जैसे अभी हाल में झारखंड में गिरिडीह और जामताड़ा वगैरह से इस तरह का कांड हुआ था, एक जज साहब भी लपेटे में आ गए इसमें कोलकाता के, तो किसी ने कुछ पूछ के हैक कर लिया 10 लाख रुपया, तो उसमें से क्या 10,000 मिलेगा? नहीं, 10,000 तक की लायबिलिटी, मतलब 10,000 ही इनका लॉस होगा, बाकी सब बैंकों को वापस देना है। जितना भी ज्यादा पैसा इनका गया हुआ है फ्रॉड के अंदर वो बैंकों को रिटर्न करना है। ये आरबीआई का क्लियर, ठीक है, 9,90,000 देना, 10,000 का इनका मैंडेट है। अगर आप जामताड़ा की बात आपने छेड़ी है तो ये एक नेशनल डिबेट हो सकता है कि जामताड़ा जैसे गांव से जितने भी ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं अपने भारत देश में, 90% लोग जामताड़ा से हो रहे हैं। तो इसमें ये मोबाइल कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व है, उनको दिख रहा है कि उनके टावर से बॉम्बे फोन लगाया जा रहा है, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में फोन लगाया जा रहा है। तो यहाँ फ्रॉड की पूरी जड़ है। इन्होंने यहाँ बंगले बना लिए हैं, इसके गली गुचे में बैठ के इन लोग फ्रॉड करते हैं, वहां गैंग बनी हुई, खेतों से फ्रॉड हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन हम और हमारी पूरी जो पुलिस व्यवस्था है उस मामले में काफी शांत बैठी हुई है। और इसमें अगर हम मोबाइल कंपनी को भी जिम्मेदार बनाते हैं, इस पे उनको भी लेके अगर कोई केस फाइल होती है, तो ये जो सिटीज बनी हुई है, जामताड़ा जैसे हरियाणा में कुछ ऐसी गांव बने हुए हैं जहां एटीएम के फ्रॉड करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे जो कुछ गांव उभर के आ रहे हैं हमारे, इसमें नोएडा में काफी सारी फैक्ट्रीज लगी हुए, मतलब जो सेंटर्स बने हुए, कॉल सेंटर, लूट के सेंटर्स बने हुए हैं जहां हजारों लोग काम करके सिर्फ लोगों को लूट रहे हैं। तो अगर जब तक इनको हम बंद नहीं किया जाए, जब इनको सीरियसली लिया नहीं जाए होम डिपार्टमेंट में या जो लोकल पुलिस है, भारतीय लोग लूटते रहेंगे, और ये जो गरीब लोग हैं जिनके कम पैसे होते हैं वो तो हमेशा लूटते रहेंगे। ठीक है ओंकारनाथ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि सोमवार को एक साकेत साहब थे, वो किसी अंग्रेजी विदेशी बैंक कह रहे थे कि उनका सुरक्षा बजट तो 2,000 करोड़ का होता है, और भारत के बैंकों का तो 100 करोड़ भी नहीं होता, इतना कम होता, जबकि भारत के बैंकों का की जो डीलिंग है उपभोक्ताओं से ज़रूर उनसे ज़्यादा होगी। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, वो एक उपभोक्ता के लिए हैं, उसके तरफ झुके हुए हैं, या उनमें सारा प्रयास ये है कि बैंक का कम से कम नुकसान हो, उपभोक्ता का हो तो हो जाए? नहीं, जहाँ तक गाइडलाइंस का सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन 2011 में दिया था, 29 अप्रैल 2011, जिसको हम गोपालकृष्ण कमेटी गाइडलाइन बोलते हैं। उसमें 9 चैप्टर थे, उसमें एक चैप्टर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है, एक चैप्टर साइबर फ्रॉड्स का है, और एक कस्टमर अवेयरनेस एजुकेशन का है। पहली बार बैंकिंग इतिहास में इतने होलिस्टिक वे में कस्टमर अवेयरनेस के ऊपर बात की गई। उसमें अगर मैं डिटेल में थोड़ा सा जाऊं तो ये बताऊं कि उसमें ये बताया गया है कि कस्टमर को कैसे एजुकेट करना है, आपको कस्टमर को सेगमेंट करना है, एक ही आइटम जो है सभी कस्टमर को आप नहीं दे सकते। इसके लिए आपको रिसर्च भी करनी है, सर्वे भी होना चाहिए, वर्कशॉप भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो गाइडलाइंस है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, एक ही आइटम सभी कस्टमर को नहीं दे सकते हैं, यानी कि ये है कि अगर डेबिट जैसे आप एक पोस्टर बना दिए
एक पोस्टर बना दिया कि फिशिंग अटैक ऐसा होता है, और वो मेट्रो कस्टमर के लिए भी है, अर्बन कस्टमर के लिए भी, रूरल कस्टमर के लिए भी है। बात है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उनके जिस तरह से वो समझ सकते हैं उस तरह से आप अपने आइटम को जो है आपको कस्टमाइज करना है। तो जो गाइडलाइंस रेगुलेटर्स की आती है या जो दूसरी बॉडीज हैं जो उनकी गाइडलाइन है वो कस्टमर की तरफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता इम्प्लीमेंटेशन में? क्या क्या नहीं हो पाता? हाँ, जैसे कस्टमर को एजुकेशन जिस ढंग से देना चाहिए वो नहीं हुआ। ठीक। वेबसाइट पर आप इंफॉर्मेशन रख देते हैं डूज एंड डोंट्स, कितने लोग वेबसाइट पर जाते हैं? और आप कॉन्फ्लिक्ट देखिए, मैक्सिमम फ्रॉड्स जो है आपको ईमेल से होते हैं, एसएमएस आते हैं उससे होते हैं, आप भी कम्युनिकेट करते हैं उसी तरह से, आप भी कम्युनिकेट करते हैं ईमेल से, आप भी कम्युनिकेट करते हैं एसएमएस से, तो कस्टमर तो एक कॉन्फ्लिक्ट में है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें यहाँ रोकना चाहूंगा ताकि मैं चाहता हूं कि हम भले कम बात करें लेकिन दर्शक ठीक से समझ जाएं। आप ये कह रहे हैं कि फ्रॉड भी जो करता है वो उसी ईमेल से भेजता है और बैंक भी उसी ईमेल से भेजता है, तो जो उपभोक्ता होता है वो कंफ्यूज कर जाता है कि असली वाला कौन सा है ना? हर समय वो एक बहुत हाई डिग्री का इंटेलिजेंस चाहिए। तो आपकी बात सुन के ये लगा कि अगर फ्रॉड ईमेल या एसएमएस से हो रहा है तो ये दो काम बैंक ना करें, शायद ये आप कह रहे हैं? जी, अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँ, आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होगा, उस पर एक सीवीवी नंबर है, उस सीवीवी नंबर का तीन डिजिट का नंबर है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है? पब्लिक तो नहीं है, प्राइवेट होना चाहिए या कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कार्ड पर 3 डिजिट नंबर वैसे ही लिखा हुआ है। कार्ड मिलने के बाद कोई भी उसको हटाता नहीं, जब आप पेमेंट करते हैं तो कोई भी सिग्नेचर टैली करता है या पीछे देखता है 3 डिजिट नंबर उसको मिलता है। तो ऐसे ही आप जब इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो HTTPS जब आप यूज करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि सर्टिफिकेट में एक्सटेंडेड वैलिडेशन है कि नहीं। अगर एक्सटेंडेड वैलिडेशन नहीं है तो हो सकता है फोर्स साइट हो सकती है, कोई आज के लिए साइट ओपन किया हो और उससे फ्रॉड कर ले। तो बहुत सारी चीजें इवन मेट्रो कस्टमर्स को भी नहीं मालूम है कि किस तरह से जो है ये डिजिटल वर्ल्ड में बिहेव करना चाहिए और इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे है, मेरा एक सवाल ये है कि ये तो हुआ एजुकेशन की बात की, अगर ये फ्रॉड हो भी जाता है तो अब मैं जानना चाहता हूं कि किसके अधिकार ज्यादा सुरक्षित हैं, उपभोक्ता के या बैंकों के? अगर आप बैंकों के पास जाएंगे तो बैंक जो है आपके अधिकार सुरक्षित नहीं मानेंगे, उनके पास कोई ऐसा कंप्रेहेंसिव पॉलिसी नहीं है। कस्टमर्स की प्रोटेक्शन के लिए और उसकी लायबिलिटी फिक्स करने के लिए 2016 में 11 अगस्त 2016 को आरबीआई ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू किया। उसमें उन्होंने कस्टमर लायबिलिटी की बात की है, जीरो लायबिलिटी व्हेन द कस्टमर इज नॉट एट फॉल्ट। दूसरी उन्होंने बताया है बैंक का फॉल्ट है तो क्या लायबिलिटी होगी, और तीसरा अगर थर्ड पार्टी का है, जो सर्विस प्रोवाइडर है हमारे मोबाइल या और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनकी क्या लायबिलिटी होगी। लेकिन वो 31 अगस्त तक ड्राफ्ट में रखा गया था, उसके बाद वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, आरबीआई ने उसको रिलीज नहीं किया है। उसमें उन्होंने बोला था बैंक जो है स्पेसिफिक पॉलिसी बना के और हर कस्टमर को इन्फॉर्म करेगी, जो भी वो पॉलिसी बना रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी कितनी होगी और इनकी लायबिलिटी कितनी होगी, विथ दिस 3 गाइडलाइंस। ये जो 3 जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके अंदर होने चाहिए थे, तो वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो कहीं भी आप साफ साफ ये नहीं बता सकते कि कस्टमर की लायबिलिटी क्या होगी या इधर की लायबिलिटी क्या होगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब साइबर फ्रॉड्स होते हैं, बैंक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, कस्टमर जो हमारे आपके जैसे कस्टमर हैं वो फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे कस्टमर हैं जो जिनको कोई जानकारी नहीं है, जो पढ़े लिखे कम हैं, वो तो न कोर्ट जा सकते हैं न कहीं और FIR लॉन्च कर सकते हैं, तो उनका रिपोर्ट रिजर्व बैंक को या दूसरे अथॉरिटीज को होता भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स जो आपने अपने इसमें शुरू में बताया प्रारंभ में कि इतने फ्रॉड्स जो है डिक्लेयर किए गए हैं, उससे कई गुना ऐसे फ्रॉड्स होंगे जो कि रिपोर्ट ही नहीं किए गए। अच्छा जी, अब प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक मोबाइल वॉलेट के बारे में बात की मैंने, तो जो मैं बैंक के पुराने उस्तादों से बात कर रहा था तो ये समझ में आया कि अगर बैंक में कोई गड़बड़ी होती है तो वो अम्बुड्समैन जो लोकपाल है बैंक के भीतर का या रिजर्व बैंक का बनाया हुआ वो तो करता है, पर अगर मोबाइल वॉलेट कंपनी ने पैसा आपसे लिया आपके खाते से, वहां चुकाया नहीं और 4 दिन के लिए रख लिया, तो इसके लिए फिर आपके अधिकार कहां सुरक्षित हैं, कैसे शिकायत करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ये केस में एक पहली चीज बताना चाहूंगा कि मोबाइल वॉलेट
जो है ये आरबीआई उतना उसको रेगुलेट नहीं कर पाती। इसलिए जो आप ये लोकपाल की भी बात कर रहे हैं ना, ये लोकपाल अगर कोई आपका आईपी एड्रेस बाहर से आता है तो लोकपाल इसको इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देता है। तो ये जो ओम्बड्समैन की जो स्कीम है, इसमें ज्यादातर फ्रॉड तो आईपी एड्रेस बाहर से आता है, तो ये इन लोग अपना पल्ला झाड़ ही देते हैं। तो ये भी इतना इंडिया में इफेक्टिव नहीं हो पाया। ये हर बार एक कारण देके उसको छोड़ देते हैं, टाइम पे करते हैं लेकिन कारण देके छोड़ देते हैं, लोगों को पैसा देने में सक्षम नहीं हुए अभी तक। और ये जो आपका पेटीएम या आपका जो भी कोई डिजिटल वॉलेट्स है, उसके प्रति अगर आपको कंप्लेंट लेना है तो आपको कंज्यूमर फोरम के पास जाना पड़ेगा। और कंज्यूमर फोरम एक अच्छा फोरम है, लेकिन जो डिसीजन आने में उसको वक्त लगता है, वो नॉर्मल कोर्ट्स की तरह चलता है, क्योंकि बाकी भी उसके पास केसेस होते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि एक ऑनलाइन ओम्बड्समैन या ऑनलाइन ये जो इसके लिए अलग से बनाया जाए, जो हर एक कंपनी का इधर खुद का हो, ई कॉमर्स कंपनी का खुद का हो, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन चले उसका, या फिर ये सरकार एक कोई लोकपाल जैसे इनके लिए ले आए अलग से, जो ये बातें सुने, क्योंकि ये गरीब लोगों से ज्यादा होने वाला। अभी आज ही मेरे पास 2 मामले ये एक डिजिटल वॉलेट फ्रॉड के चक्कर में आ गए, उनका पैसा गायब हो गया उनके अकाउंट से। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है ये जो डिजिटल वॉलेट्स है, ये आपके मोबाइल नंबर से बंधे होते हैं। इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर या आपका सिम किसी ने एक्सचेंज कर लिया किधर और, आपका मोबाइल आपके हाथ में है, आपका सिम आपके हाथ में है, और कोई जाके किसी और गैलरी में जाके आपका सिम आपके नाम पे अगर उसने इश्यू कर लिया, उसको सिम एक्सचेंज फ्रॉड बोलते हैं, और कई तादाद में ये फ्रॉड होता है। तो ये गैलरी को साथ में मिला के करते हैं, तो आपका जो वैलेट का पैसा है वो उसके हाथ में चला जाएगा। तो ये जो, क्योंकि इसमें ओटीपी नाम का ये नहीं है, सिक्योरिटी जो है अभी भी वैलेट की उतनी पुख्ता नहीं है। ये सिंपल टू यूज है लेकिन सिक्योरिटी उतनी पुख्ता नहीं है। अलग लोग बताते हैं। एक बैंक अधिकारी ने बताया कि मोबाइल वॉलेट से पेमेंट किया और 15 दिन बाद पता चला कि वो पेमेंट वहां तक पहुंचा नहीं है। अभी एक मेरे मित्र ने, जानने वाले ने मैसेज किया है कि आरटीआई का वो एप्लीकेशन सरकार की वेबसाइट पर लगा रहे थे तो 10 रुपया कट गया, लेकिन वहां डिलीवर ही नहीं हुआ। तो ओंकारनाथ जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि खैर वो सरकार का अलग आपके दायरे का नहीं आता है, पर क्या बैंक उपभोक्ताओं को इस तरह की मदद करते हैं क्या? जो भी गाइडलाइन है वो इंप्लीमेंट होता है क्या? मान लीजिए अगर मेरे साथ हो जाए या किसी और के साथ हो जाए और मैं बैंक में घुसूं तो कुछ मदद होता है, या सब बातें दिखावटी हैं, मतलब गाइडलाइंस वाला? नहीं, बैंकों के अंदर रिड्रेसल का गाइडलाइंस है, और कस्टमर अप्रोच करता है तो जिस बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 1 महीने के अंदर आपको जवाब मिलना चाहिए, अगर लिखित रूप में आप देते हैं। वो उनका कहना है कि आप लिखित रूप में उनको एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए, तो इनकी बाइंडिंग है कि 30 दिन के अंदर आपको जवाब देंगे। और वो जो जवाब देते हैं, जो भी रिड्रेसल होता है, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो ombudsman में जा सकते हैं। ombudsman में जाने का भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं या प्लेन एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड उसका फॉर्मेट है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप यूज करें, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसी सुविधा साइबर फ्रॉड्स के लिए नहीं है। जो अभी प्रशांत जी बता रहे थे कि आप एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाइए जहां लोग ऐसे ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर सकें, तो वैसी सुविधा अभी इधर नहीं है। ठीक है। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि आज ही मैं रेडियो पे सुन रहा था, कोई एक्सपर्ट बता रहे थे कि आपका पासवर्ड गिजबिज होना चाहिए, मुश्किल वाला। तो आदमी घर का नंबर नहीं याद रख पाता है, कितना मुश्किल रहेगा। तो ये पासवर्ड रहना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। क्या ये फ्रॉड इन्हीं सब चूक की वजह से होते हैं या और भी कारणों से होते हैं? अगर उन अन्य कारणों से होते हैं तब उपभोक्ता का अधिकार क्या है? देखिए, आपके पासवर्ड की आपने सिंपल रखा है या आपने स्ट्रांग रखा है, उससे बहुत कम फ्रॉड होते हैं। तब तक फ्रॉड नहीं होते जब तक कि आपने शेयर नहीं किया। हाँ, आपका जो भी पासवर्ड है, हाँ, जब तक आपने शेयर नहीं किया तो बहुत कम चांसेस होते हैं फ्रॉड होने के। लेकिन बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ का एग्जांपल ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन कतर नेशनल बैंक का जो है पासवर्ड आपका जो है क्लियर टेक्स्ट में रखा हुआ था, जो कि अभी इसी साल हुआ था। तो उसमें एक हैकर ने 10 लाख कस्टमर्स का मोबाइल नंबर, एड्रेस, पासवर्ड, यूजर अकाउंट नंबर सब जो है साइट पर डाल दिया, और दूसरे कुछ हैकर्स ने उसको कंफर्म किया कि ये 100 जो है हमने कॉल भी किए हैं, लॉगिन भी किए हैं, लॉगिन भी होता है। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें इंफॉर्मेशन जो है थर्ड पार्टी सोर्सेज से जाती है, जैसे पॉस मशीन से जाती है। जैसे अगर आप देखें, आप पॉस मशीन पर पेमेंट करते होंगे, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन पर, तो कई बार क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है पॉस टर्मिनल पर, वहां तो स्वाइप करता है, उसके साथ वो अपने कंप्यूटर में भी स्वाइप करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। पीसीआई डीएसएस के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन वहां नहीं रखेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो
अदर देन योर पासवर्ड, आपके पासवर्ड के अलावा बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है। पर प्रशांत जी मुझे एक बताइएगा कि एक उपभोक्ता को ये फ्रॉड होने पर अगर मान लीजिए कि उसके साथ जालौन में या फिर रतलाम में या फिर अकोला में ये घटना हो जाए, इन सब जगह, दिल्ली में भी संगम विहार में हो जाए या मुंबई में धारावी में हो जाए, तो क्या होगा फिर? वो कितने दिनों में अपना 50,000 रुपया वापस ले सकता है? वो उसके लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? मुझे तो ऐसा कोई भाग्यवान आदमी दिखा नहीं है जिसे अब तक बैंकों ने सीधा सीधा पैसा दे दिया है। मेरे पास ऐसे कई 100 केसेस हैं जिसमें 10,000 से लेके 1 करोड़ तक लोगों के फ्रॉड हुए और मैं उनके केसेस लड़ रहा हूँ। केसेस जीतने के बाद भी बैंक पैसा नहीं देती सर, वो केसेस जीतने के बाद भी वो हाईकोर्ट में अपील कर लेती हैं। ये मेरे पास तो ऐसे भी केस है जो अपने प्राइम मिनिस्टर की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में रह चुके हैं, IIT कानपुर के डायरेक्टर रह चुके हैं। ऐसे लोग, उनको भी पैसा नहीं दिया गया। आप सोचो, उनका भी पैसा बड़े बड़े बैंकों ने नहीं दिया। वो तो होशियार हैं, उनको भी पैसा नहीं दिया गया। उनको भी यही कहा गया कि आपकी गलती की बदौलत हुआ है। तो बैंक का सबसे बड़ा डिफेंस यही होता है, या ये जो कंपनियां होती है, कि गलती आपकी, हमारी गलती नहीं है। क्योंकि ये मानते हैं अगर एक को हमने पैसा दे दिया तो हमको सबको पैसा देना पड़ेगा। ये इनकी बिजनेस की मजबूरी है। तो सरकार को ये चाहिए कि ये जो मैं बता रहा हूं कि ये इसकी जो निवारण की स्थिति है, इस पे सरकार नजर रखे, RBI नजर रखे कि कितनी केसेस आपके पास आए फ्रॉड की और कितने के निकाल लगे और कितनों पे लोगों को पैसा मिला, लोगों का भला, और किसको अगर ग्रीवेंस है तो वो मैकेनिज्म कैसा चल रहा है। अपने यहाँ मैकेनिज्म डिजिटल इंडिया में डिजिटल ग्रीवेंसेस हैंडल करने का मैकेनिज्म ही सर नहीं चल रहा है। यही हमारा डिजिटल इंडिया तो सबसे अच्छा कदम है भारत सरकार का, लेकिन इसके अगर ग्रीवेंस हैंडल करने के मैकेनिज्म अगर चलता नहीं है तो आप और मैं और गरीब तबका जो है किसके पास जाए। बहुत तो अगर ये 50,000 का आपने एग्जाम्पल जो लिया, वो अगर 50,000 के लिए पुलिस के पास जाता है तो पुलिस क्रिमिनल को पकड़ता है, लेकिन वो उसने चोरी नहीं की होती, वो किसी और के बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ होता है। तो जब तक हम पूरी तरह से एक आखिरी चोर को पकड़े तब तक इसके 50,000 भी खर्च हो चुके होते हैं। तो ये आज की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया उच्च स्तरीय बातचीत के लिए और हमारे दर्शकों को सरल हिंदी में समझाने के लिए। क्या आप भी देखिए कि साइबर ट्राइब्यूनल के जज 5.5 साल से नहीं है? बताइए, सारा जोर विज्ञापन का है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कैशलेस व्यवस्था का प्रचार तो हो रहा है, लेकिन क्या व्यवस्था और ढांचा खड़ा किया जा रहा है? क्या सरकार आपको कानूनी अधिकारों के बारे में बता रही है? क्या वो कानूनी अधिकार और व्यवस्था आपके अधिकारों के अनुकूल है? अभी जो उन्होंने बताया कि बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री के सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, पहले कभी काम किए होंगे, उनको अगर बैंक पैसा नहीं दे रहा है तो आप लोगों की क्या हैसियत है? तो ये एक तरह से सोचना पड़ेगा, कितने लोग वकील कर सकते हैं, कितने लोग क्या कर सकते हैं। तो पुख्ता सिस्टम की गारंटी कौन देगा, और फ्री न्यायिक व्यवस्था, साइबर व्यवस्था की गारंटी क्यों कौन देगा? तो ये एक नई मांग यहां से लोकतंत्र में उभरती है कि अगर बैंकों में कैशलेस व्यवस्था में आपके साथ धोखाधड़ी हो तो सरकार वकील का इंतजाम करे। आइडिया आ गया? नोटबंदी के कारण महीने भर से पूरा देश नैतिक होने का अभ्यास कर रहा है, अपनी नैतिकता और ईमानदारी का प्रमाण दे रहा है। प्रमाण मांगा जा रहा है कि बिना नोट के व्रत जैसी साधना इसलिए हो रही है क्योंकि काला धन मिट जाए भारत से। आम लोग 2000 के नोट के लिए घंटों लाइन में साधना कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों के पास लाखों और करोड़ों की नई गड्डियां कहां से बरामद हो रही हैं? क्या ये आम लोगों से धोखा नहीं है? छापे पड़ने के कुछ मामले तो आए हैं, लेकिन उनका क्या कीजिएगा जो काला धन को सफेद करने के लिए धार्मिक आयोजनों का, पवित्र धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीर हरियाणा के भिवानी की है। यहाँ लक्ष्य चंडी महायज्ञ के लिए मथुरा, उज्जैन, बनारस, झांसी और वृंदावन और कई अन्य जगहों से पंडित बुलाए गए। 2000 पंडितों का जुटान किया गया। 9 दिन तक यज्ञ हुआ, महायज्ञ जमकर। लेकिन जब दक्षिणा देने की बारी आई तो पुराने नोट थमाए जाने लगे। धर्म के साथ ऐसा अनर्थ तो कभी मैंने सुना नहीं, खासकर भारतीय रिजर्व बैंक बनने के बाद। पंडितों ने आरोप लगाया है कि 70 लाख के पुराने नोट जो 10 दिसंबर के बाद चलन में नहीं हैं, दक्षिणा के रूप में दिए गए। बताइए भला कोई नकली नोट दक्षिणा में भी दे सकता है? यज्ञ कराने वाला जजमान ने अगर नचिकेता और उसके पिता वाजश्रवा की कहानी सुनी होती तो ऐसा कदापि नहीं करता। जाहिर है जागरूक पंडितों ने हंगामा शुरू कर दिया और नकली नोट के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। उनकी चिंता यह भी थी कि नकली नोट लेकर घर कैसे जाएंगे, अब तो टिकट भी नहीं खरीद सकते। 2000 पंडितों को प्रति पंडित 3500 रुपए देने के हिसाब से दक्षिणा की रकम दी गई। नकली नोट देशभक्ति के नाम पर बंद किए गए, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर नकली नोट को असली बता रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बात बात पर आहत होने वाली आस्था इससे बिल्कुल आहत नहीं हुई है, पर पूजा पाठ के बाद 70 लाख नकली नोट खपा देने का आइडिया गजब का निकला।
जनाब को चतुर पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए जजमान साहब को। चूंकि भारत में हर मामले का समापन जांच की मांग से होता है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन वैदिक रीति के प्रतिकूल इन विद्वत जनों ने बाई बाई की मुद्रा में हाथ उठाते हुए सभा स्थल से प्रस्थान किया। मेरा इनको प्रणाम। आप इनकी बात सुने। चित्रकूट से आए हैं, यहाँ लक्षचंडी महायज्ञ में हमको 35 रुपए दक्षिणा दी गई है 9 दिन की, और सारे नोट पुराने दिए गए हैं। हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये ब्लैक मनी कहाँ से अभी आ रही है और पुरानी करेंसी बंद हो चुकी है, तो हम लोग इसका कहाँ इसको करेंगे। 1000 के 3 नोट हैं पुराने और एक 500 का 35 रुपये। अब ऐतराज करते हैं तो क्या वही मिलने जो लेने पड़ेंगे हमको। तो कैसे जाएंगे, ट्रेन का टिकट नहीं, गाड़ी बस ट्रेन में टिकट पकड़ लेगा, टीटी पकड़ लेगा। बताइए, काला धन रखने वाले भी यज्ञ करा रहे हैं, मतलब यज्ञों के साथ नाइंसाफी है। नोटबंदी को लेकर संसद के अंदर तो बहस नहीं हो पा रही, लेकिन बाहर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधी और अरुण जेटली इस मुद्दे पर एक दूसरे की पार्टियों को निशाने पर लिए हुए हैं। दोनों के बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी उन उद्योगपतियों से 8 लाख रुपए नहीं, 8 लाख करोड़ रुपए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं उद्योगपतियों ने मोदी जी की मार्केटिंग की है, मोदी जी को वहां बैठाया है कुर्सी पे। तो बैंक को चालू करने के लिए मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला है, आपको लाइन में खड़ा किया है, और आपका जो कैश है वो आज बैंक के अंदर उन्होंने भर दिया है। कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक सरकार में थी, और उस हुकूमत की एक जो विशेषता थी कि देश में काला धन कम हो या हटे, उसके लिए उस सरकार ने एक भी प्रयास नहीं किया था। मोदी जी चाहते हैं कि 6-8 महीने के लिए हिंदुस्तान के गरीब का पैसा हिंदुस्तान के बैंकों में फंसा रहे। अगर वो पैसा 6-8 महीने के लिए फंसा रहेगा तो बैंक चालू हो जाएंगे और आपके पैसे से वो 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकेंगे। उस सरकार का दूसरा फीचर ये था कि उसकी हुकूमत के दौरान भ्रष्टाचार के इतने कांड, चाहे 2G हो, कोल ब्लॉक हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड डील हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एक के बाद एक गति में वो भ्रष्टाचार के कांड होते रहे। इसलिए ये कोई बहुत हैरानी का विषय नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी उस अभियान से बहुत परेशान है और उसकी आलोचना करना और संसद में उस पर चर्चा हो, इसके लिए रुकावटें पैदा करना उसका प्रयास करती है। आप मुझे बताओ, ये जो लाइनें लगी हैं, इसमें आपको एक अमीर व्यक्ति दिखाई दे रहा है? कहीं भी हिंदुस्तान में एक अमीर व्यक्ति दिख रहा है आपको? एक भी काले धन वाला आपको इस लाइन में दिख रहा है? काले धन वाले सीधे बैंक में जा रहे हैं, पीछे से पैसा निकाल रहे हैं। कुछ लोग इस परिस्थिति का दुरुपयोग भी करते हैं। वो कैश को इकट्ठा कर लेना, बीच में मिडलमैन के माध्यम से दोबारा वही स्थिति पैदा करना, कुछ बैंक अधिकारियों को साथ में मिलाकर ये गतिविधि करना, और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो इस दिशा में पूरे रूप से सतर्क हैं, और जो भी इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, हर एक को इस परिस्थिति में पकड़ा जाएगा और फिर कानून अपना काम करेगा। हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं? आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने नकली नोट है? 100 रुपए में से 2 पैसे, 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। जैसे आंकड़ा निकला राज्यसभा में, मोदी जी ने उसकी भी बात बंद कर दी, कहते कैशलेस इकोनॉमी। मोदी जी, कैशलेस तो आपने बना दिया, किसी के पास कैश नहीं है। देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास जो सरकार कर रही है, विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी उसका साथ दे।
रोहतक से खबर है कि बैंक की कतार में खड़े 63 साल के सतबीर जी की मौत हो गई गिरने से। 3 दिनों से बैंक बंद थे और घर में पैसा खत्म हो गया था। जाहिर है कोई भी बैंक ही जाएगा। कैशलेस या लेस कैश दौर में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मथुरा से भी खबर आई है कि जब लोगों को बैंकों से पैसा नहीं मिला तो उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया थोड़ी देर के लिए। दिल्ली के मकान मालिकों को कैसे प्रेरित किया जाए? क्या आप नागरिक या सरकार के सांसद जो सरकार से जुड़े हुए हैं या विपक्ष के सांसद उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वे किराया नकद में लें, ई वॉलेट से लें, चेक से लें? जब सभी देश की प्रगति में हिस्सा ले रहे हैं तो ये मकान मालिक क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? किराएदारों और छात्रों को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वे नकद किराया दें? क्या आयकर विभाग हर मोहल्ले का सर्वे करा सकता है कि किसके घर में कितना किराएदार रहता है और उसका पेमेंट कैशलेस होता है या लेस कैश होता है या पूरा कैश में ही होता है? क्या दिल्ली के सभी मकान मालिक कैशलेस हो सकते हैं? बहरहाल मुसीबत के वक्त मदद करने में गुरुद्वारों का जवाब नहीं। पूरे देश में गुरुद्वारे हमेशा अव्वल आते हैं और सबसे पहले मदद की लाइन खोल देते हैं। लंगर के रहते हंगर की क्या बिसात, हंगर यानी भूख। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को 35 दिन गुजर गए और इस दौरान बैंकों और एटीएम के बाहर ही लोगों की कतार नहीं बढ़ी। गुरुद्वारों में भी लंगर छकने वालों की तादाद काफी बढ़ी है। यह है दिल्ली के मोतीबाग में नानकपुरा गुरुद्वारा। आमतौर पर यहां 2500 लोग हर रोज लंगर में आते हैं, लेकिन इन दिनों ये तादाद 3500 से 4000 तक पहुंच गई है। इनमें काफी संख्या उन छात्रों की है जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, पढ़ाई के लिए दिल्ली आए हैं, लेकिन हर रोज एटीएम की लंबी लाइनों में लगने का वक्त उनके पास नहीं है। क्या करती हैं आप और यहाँ पर कब कब आना हो जाता है? यहाँ पे जैसे हम जहाँ पे जब भी निकलते हैं मौका मिलता है, भंडारे लंगर बनते हैं, कभी भी हम ढाबे वाबे पे जाते हैं तो पैसा चेंज ही नहीं होता हमारे पास। अगर चेंज ले भी तो एटीएम की भी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। एटीएम की लंबी लाइन लगाएंगे तो हमारी कोचिंग वगैरह वेस्ट हो जाएगी सब। इसलिए लंगर वंगर का सब देखते हैं, अगर नहीं मिल जाए हम उसे खा लेते हैं। तो जहाँ पर कि लंगर मिलता है वहाँ पर इस तरीके से आप चली जाती हैं? हाँ, इस तरीके से चली जाती हैं। अच्छा। और अगर हमें चेंज वगैरह जैसे कहीं हमें थोड़ा दूर जाना हो तो पैदल जाके काम चला लेते हैं। थोड़ा और ये 8 नवंबर के बाद से हुआ है जब? हाँ, 8 नवंबर के बाद से हुआ है। क्या क्या चुनौती आई है आप जैसे छात्र आए कि छात्राओं? चलो आ रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है तो ये भी सोचते हैं कि पैसा नहीं है तो यहाँ लंगर करने तो टाइम भी बच जाएगा। भी ऐसा होता था कि हमारा नंबर आता है, कैश खत्म हो गया तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ₹10 की दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत और क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते। ऐसे छात्रों के सामने दिक्कत यह है कि उनके मकान मालिक किराया चेक में लेने को तैयार नहीं होते। जो भी नए नोट उन्हें मिले हैं वो मकान मालिकों को किराए में देने पड़े हैं। ऐसे में अपने खाने पीने का सामान खरीदने के लिए उनके पास पैसों की कमी पड़ गई है। इस हालात में मोतीबाग गुरुद्वारा आगे बढ़कर आया है और उसने अपने इंतजाम काफी बढ़ाए हैं। फिलहाल हम मोतीबाग में नानकपुरा गुरुद्वारे में हैं और हमारे साथ मैनेजर हैं कश्मीर सिंह। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कश्मीर जी, आप बताइए कि नोटबंदी के बाद क्या कुछ असर पड़ा है, कितना इजाफा हुआ? पहले हमारे यहाँ पे कम से कम 2500 के आसपास लोग लंगर छकने के लिए आते थे और अब वो बढ़कर 3500-4000 तक पहुँच गया है। जी, उसमें क्या क्या राशन बढ़ा होगा सर? कितना बढ़ा? पहले हमारा आटा लगता था 190 kg, अब वो बढ़कर मतलब 300 के करीब पहुँच गया है। और दाल भी हमारी 40-45 kg से बढ़कर 70 kg के आसपास पहुँच गई है। वहीं पे सब्जी में जहाँ सब्जी बनती थी जो पहले हमारी, वो भी उसमें बढ़कर 150 kg पर पहुँच गई है। और इसमें आने वाले लोग कौन है जो 1500 के आसपास तादाद बढ़ी है? उसमें आने वाले लोग ज्यादातर यहाँ पे हमारे कॉलेजेज वगैरह होने की वजह से यहाँ पे पीजी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं और जो लेबर तबका है, जो लेबर का काम करते हैं, वो काफी टाइम लाइनों में खड़े होने के बाद पूरा टाइम लाइनों में वेस्ट हो जाता है उनका, तो लंगर के लिए सीधे फिर गुरुद्वारे की तरफ। आप एक बात प्रसाद को लेके भी कह रहे थे कि इधर तो हमारा बजट बढ़ा है, प्रसाद में घटा है, उसमें क्या हुआ है? सर, बड़े नोट की वजह से हमारे पास इसकी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास जो प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालु आते हैं वो हमें 2000 रुपए का नोट देने के बाद बोलते हैं 51 का प्रसाद लेना है। तो हमें उसमें कितनी गिरावट आई? उसमें भी सर हमारा रोज का 2-3 हजार रुपए का ग्राफ जो नीचे आया है।
देश में दूसरी जगहों पर भी गुरुद्वारों में नोटबंदी के बाद लंगर छकने वालों की तादाद बढ़ी है। गुरुद्वारों की पहल का असर दिल्ली सरकार पर भी दिखा है। नोटबंदी के खिलाफ सबसे मुखर रही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 10 अलग-अलग जगहों पर गरीबों के लिए लंगर शुरू किए हैं, जहां दिन में 3 बार खाना दिया जा रहा है। नोटबंदी के इस दौर में लंगर भी कई छात्रों की राह आसान करने में जुटा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।